वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। प्यारे दोस्तों और साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए हिंदी के कुछ टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि पूरे देश भर में पूछी गई परीक्षाओं में से सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए। एक बात आप याद रखिए कि जो भी सवाल आपके सामने आते हैं, जो भी प्रश्न आपको हिंदी में पूछे जाते हैं महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, महाटेट 2024 को लेकर, ये तमाम क्वेश्चंस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसा समझिए कि दिन भर में जो हम आपके लिए सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और यकीन जानिए कि आपको 10 नवंबर में होने वाले हिंदी का जो पेपर है, भाषा 1 की हम बात करते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों ही पेपर के लिए आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इस बात का यकीन रखिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हो, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन इस तरीके से रहा दोस्तों आपके सामने कि हिंदी के प्रथम कवि, पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। देखिए यहाँ पर बड़ा आईएमपी ये क्वेश्चन हम समझ सकते हैं इसको कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। यहाँ पर 4 पर्याय आपको दिए जाते हैं कि अमीर खुसरो, स्वयंभू, सिद्ध सरहपा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिद्ध सरहपा का नाम आपको जहाँ पर दिखेगा आपने समझ लेना कि हिंदी के प्रथम कवि है। आप इनके बारे में गूगल में जाकर भी ज़्यादा मालूमात पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 पूछा गया है, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में हमने बताया था कि इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। एक और ख़ास बात इनके बारे में, प्रश्न पूछा गया है कि क्रांतिकारी कवि कौन है, तो सूर्यकांत निराला जी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी पहली रचना कौन सी। देखिए साहित्य है, वो साहित्यकारों को लेकर भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से मराठी में पूछे जाते हैं। मराठी में जिस तरीके से प्रो के अत्र, प्रहलाद केशव अत्र, जिस तरीके से टीईटी वालों ने उनको फेवरेट बना रखा है, इसी तरीके से हिंदी में भी कुछ 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निराला की पहली रचना थी। तो देखिए 4 पर्याय दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि नए पत्ते ए, बी जूही की कली, सी संध्या का काकली, या 4 परिमल। तो देखिए निराला जी की जो पहली रचना थी उसको हम कहेंगे जूही की कली, मतलब पर्याय नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद इस बार हम महादेवी को लेकर क्वेश्चन करेंगे। महादेवी जो है आपको पेपर 1 या पेपर 2 में देखने के लिए अवश्य मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। आप सिर्फ वक्त में उनको यहाँ पर याद करके रखिए, उनके बारे में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया कि आपको अगर पूछा जाएंगी कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, यही इनका फेवरेट क्वेश्चन यही है। जगह जगह पर क्वेश्चन पूछते हैं आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। हिंदी विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है, तो वो भी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और आधुनिक कवित्री किसे कहा जाता है, तो वो भी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो इनको लेकर जो है क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए बहुत बहुत आईएमपी ये क्वेश्चन है कि इनकी किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। चारों जो ऑप्शन है, चारों जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी थी रचनाएं। आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि निहार, निर्जा, संध्या गीत या यामा, लेकिन आपको देखना है कि ज्ञानपीठ किसके लिए मिला है, तो ज्ञानपीठ जो मिला है वो यामा के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न नंबर 4 इस तरीके से यहाँ पर रखा है। देखिए आप, सवाल नंबर 4 पूछा जा रहा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। देखिए जहाँ से भाव उत्पन्न होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो देखिए जब हम राष्ट्रीयता बोलते हैं, राष्ट्रीयता जब हम उच्चार करते हैं, तब आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा देखने के लिए मिलेंगे। आप बोलकर देखिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो देखिए सदैव एक वचन में किसका प्रयोग होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए, तो आप नदी की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि नदियाँ हो जाता है। आप साधु की बात भी नहीं कर सकते, ना ही आप घर की बात यहाँ पर कर सकते। जिसका
प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, वो हो जाता है प्रत्येक। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सवाल बताया जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मैंने आपको बताया 1 नंबर आपका फिक्स है, 1 नंबर आपका महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2024 में 1 नंबर फिक्स है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को लेकर। इसलिए हमारे हर वीडियो में जो है हम दो या एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपके लिए अवश्य लेकर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको 4 शब्द दिए जा रहे, ज्या प्रकारे आपण मराठीमध्ये म्हणतो उपरोक्त किंवा वरील प्रमाणे, तशाच प्रकारे हे प्रश्न इथे दिलेला आहे की निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 पर्याय आपको दिए गए। आप ऑप्शन नंबर 3 और 4 में आपको कन्फ्यूजन है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में आपको कन्फ्यूजन है, लेकिन उपर्युक्त जो हिंदी में लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 इस तरीके से लिखा जाता है, उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि देखिए मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन है। देखिए व्यंजन जो है वो अलग अलग जगह से बोले जाते हैं, आप लोगों को पता है, और इस पर भी 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। देखिए आपको हिंदी में भाषा 1 की हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में अगर आपको हिंदी में 1-1 नंबर जमा करना है तभी जाकर आप 20 से 25 नंबर तक पहुँच पाओगे। आपको 1-1 नंबर का हिसाब यहाँ पर रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है, कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, इसको लेकर जो है 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी को लेकर 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप के सवाल जो है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन है। 4 पर्याय आपको दिया गया है, च, छ, ज, झ। बी में बताया जा रहा है त, थ, द, ध। सी में बताया जा रहा है ट, ठ, ड, ढ। और डी में बताया जा रहा है प, फ, ब, भ। तो इस तरीके से अभी ऐसे वक्त आपने क्या करना है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, जब आप परीक्षा दे रहे हो, तो ऐसे वर्ण को आपने बोल कर देख लेना है, आपने वहाँ पर उसको पढ़कर देख लेना है, आपने वहाँ पर उसको बोल कर देखने का है। मैं 101% आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली आपको वहाँ पर उस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहे मूर्धन्य व्यंजन कौन सा, तो देखिए जब हम त, थ, द, ध को पढ़ते तो यहाँ पर हमारे दांतों का इस्तेमाल हो जाता है, इनको दंत व्यंजन हम कहते हैं। हम सिंपल सी लैंग्वेज में इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे इसको समझ पाए, हमारे स्टूडेंट्स जो है इसको आसानी से समझ पाए। उसके बाद हम जब भी हम प, फ, ब, भ को बोलते तो हम होठों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। आप बोल के देखिए, मेरे साथ साथ आप बोल कर देखिए, तो आप ओष्ठ का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन और जब हम च, छ, जो को बोलते हैं तो इसको हम तालव्य का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए आप अपने तालु से जो है इसको बोल रहे हैं, लेकिन हम ट, ठ, ड, ढ, जैसे ढोल जैसे आवाज़ आ रही है ना, एक ढोल जैसी आवाज़ आ रही है, देखिए आप ट, ठ, ड, ढ, तो अब हो जाता है मूर्धन्य। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा पर्याय नंबर सी, क्योंकि मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो ट, ठ, ड, ढ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले हमने इसको समझ लेना है। सवाल पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, 2 व्यंजनों के संयोग से जब कोई व्यंजन तैयार होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, एक और बता देते हैं हम आपको, को प्लस शो, ये हो जाएगा आपका शो। ठीक है, तो प्लस रो, ये हो जाएगा आपका त्रो। तो ये होते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन, ये ठीक है, संयुक्त व्यंजन इस तरीके से होता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि गो, और देखिए ये सवाल जो है 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। ये जो सवाल है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 सेक्शन हिंदी में ये सवाल इसके पहले पूछा जा चुका है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि ग्यो जो है वो किन 2 स्वर से बना है। तो यहाँ पर 4 पर्याय आपको दिख रहे हैं, 4 पर्याय आपको नजर आ रहे हैं, और ये जो बनता है ये गो और यो से नहीं बनता। एक बात याद रखेंगे, सारे बच्चों ने पिछले साल यही जवाब लगा दिया। जहाँ पर आपको जो दिखेंगे सबसे पहले, जहाँ पर आपको जो नज़र आएगा सबसे पहले वो इसका जवाब हो जाएगा। मतलब इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया आसान सा प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है। कुछ आसान क्वेश्चन भी आपको जो है हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो सवाल पूछा गया है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबको पता है कि कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, फिर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो, हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट करके इसका फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर पूछा गया कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से है। देखिए वर्णमाला में संयुक्त स्वर, अभी हमने संयुक्त व्यंजन की बात की थोड़ी देर पहले, अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। वो स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पर्याय आपको दिए हैं और हमारा जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और ओ। ठीक है, तो ये जो है हमारे संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 11 कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पुष्ट है, इस वाक्य में उस शब्द है। देखिए उस शब्दों के बारे में हमको यहाँ पर बताना है कि उस ग्रंथ में 500 पुष्ट है, इस वाक्य में उस शब्द क्या है। उस शब्द गुणवाचक विशेषण है, परिमाणक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है या व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो उस ग्रंथ में हम जब बता रहे हैं, आप उंगली कर कर बता सकते हो। देखो आप अभी अपना हाथ उठाओ और बताओ उस ग्रंथ में। उस ग्रंथ में मतलब आप उसकी तरफ जो है संकेत कर रहे हैं, आप उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। आधा लीटर, देखिए ये जो आधा लीटर है ना, ये रेखांकित शब्द है। यहाँ पर प्रिंट की मिस्टेक हो चुकी है। अब आपको सवाल पूछा जा रहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। देखिए जहाँ पर गिनती होती है, लीटर की बात होती है, तो वहाँ पर हो जाता है परिमाणवाचक। वहाँ पर क्या हो जाता है, परिमाणवाचक हो जाता है। मतलब पर्याय नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यूपी टेट का एक सवाल हम आपके सामने लेकर आए जो 2015 में परीक्षा में पूछा गया था कि कवि शब्दों में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए कवि जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। कवि जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। मैं आपको अगर मैं आपको कहूँगा कबीरदास जी को मैं कवि कहूँगा तो कबीरदास जी जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, लेकिन कवि जो है वो जातिवाचक हो जाते हैं, क्योंकि तमाम कवियों के लिए कवि शब्द का इस्तेमाल होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद हम यूपी टेट 2016 का एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसलिए इसको रखा कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम दिन भर आपके लिए जो मेहनत करते हैं वो तमाम बेहतर से बेहतर चीज़ें हम आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। बस हमको आपसे इतना ही चाहिए कि आप जो है अपना टीईटी का पेपर 1 हो या टीईटी का पेपर 2 हो, वो आप बेहतर नंबर से पास होने के बाद 11 तारीख को आंसर के आने के बाद हमारे चैनल में कमेंट कर दिए कि सर हमें इतने इतने नंबर मिले हैं। उम्मीद है आपको 100 से ज़्यादा नंबर इस बार टीईटी की परीक्षा में मिलेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए तथैव शब्द का संधि विच्छेद हमको यहाँ पर देखना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पर्याय नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है। ये एच टेट हरियाणा की जो टेट की परीक्षा होती है, वहाँ पर हरियाणा टीईटी की परीक्षा बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से गुरुमुखी पद में समास है। देखिए गुरुमुखी शब्द जो दिया गया है इसमें अब कौन सा समास है। आपको पता है द्वंद्व तो नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद जो है वो समान होते हैं। माता पिता दिन रात की हम बात करते हैं। आपको पता है द्विगु भी नहीं होगा, क्योंकि द्विगु में संख्या आ जाती है। अब 2 में से एक सिलेक्शन आपको करना है, 2 में से किसी एक का सिलेक्शन आपको करना है। और आप जब एग्जाम भी दोगे तो तब आपके सामने वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जहां पर 2 आंसर में आप उलझ जाओगे कि ये सही देना है या ये सही देना है। जो गलत हो जाता है उसको सबसे पहले कट करो। बच्चों ये बात को याद रखो, इस ट्रिक को याद रखो कि जो आपको नहीं लगता यार ये तो जवाब नहीं होना है, तो उसको आपने अपनी दिमाग से निकाल देना है। आपने उन्हीं 2-3 ऑप्शन को अपने सामने रखना है जो आपको लगता है कि हाँ सर हाँ ये जवाब हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने, आप यहाँ पर फंसेंगे आप कि हमने सही जवाब कौन सा लगाना है, लेकिन सही जवाब यहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि, मतलब पर्याय नंबर 2 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो इस तरीके से पूछा गया है। अब थोड़ा लैंग्वेज पैडागोजी की तरफ हम आते हैं। देखिए यूपी टेट में भी लैंग्वेज पैडागोजी के लेकर प्रश्न पूछा गया था कि अच्छा ये तो पैडागोजी का नहीं, व्याकरण का ही सवाल है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 4 शब्द दिए गए, लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। तो देखिए लिखाई में तो नहीं होता है, अपनापन में भी नहीं होता। अब हानिकारक और उपकार 2 शब्द आपके पास बचे हुए। देखिए उप प्लस कार, तो यहाँ पर उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है उपकार में। मतलब हमारा जो पर्याय नंबर 2 जो है वो यहाँ पर पर्याय नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब इसका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थोड़े पैडागोजी के क्वेश्चन ले लेते हैं हम। लैंग्वेज पैडागोजी, इसको लैंग्वेज पैडागोजी बोलते हैं। सीटेट में 15 नंबर की पूछी जाती है। लैंग्वेज पैडागोजी जो है वो सीटेट की परीक्षा में मराठी की बात हम करते हैं, उर्दू की बात हम करते हैं, इंग्लिश की बात हम करते हैं, हिंदी की बात हम करते हैं। वहाँ पर 15 नंबर की लैंग्वेज पैडागोजी पूछी जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर जो है लैंग्वेज पैडागोजी 5 नंबर की पूछी गई थी पिछले साल।
पिछले साल में इसलिए बोल रहा हूँ कि 2021 की जो एग्ज़ाम हुई थी वो हमारी लास्ट एग्जाम हुई थी, इसलिए हम उसको इसी तरीके से बताएंगे कि तब 5 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। देखिए 4 पर्याय आपको दिए गए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान देखिए नहीं होता है, जहाँ पर व्याकरण वाली बात आ जाती है और बच्चों को शुद्ध बोलने की बात आती है वो जवाब नहीं होता है। पेडागोजी की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, बेहतर ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, भाषण, वाद विवाद और कविता में भाग लेना, चलो ये ठीक है। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव, देखिए अनुभव, चर्चा और ये जो है ना भाषा प्रयोग, ये जब जब चीज़ें आती है तो वो उसका जवाब हो जाता है। समझने का माध्यम मानना, ये गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या जानना, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव के समझने का माध्यम मानना। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रीट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था 2016 में। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? 4 पर्याय आपको दिए गए कि प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो देखिए भाषा के जो है ये तमाम सिद्धांत हो जाते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ के जो सीटेट 2019 में पूछा गया था। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब डैश डैश, देखिए भाषा सीखने में कब ज़्यादा आसानी होती है। 4 ऑप्शन फिर आपको यहाँ पर दिए गए कि पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, उसके बाद बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, भाषा की परीक्षा नहीं होती, जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो देखिए समृद्ध भाषा परिवेश यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मतलब हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हमारा ये आज का सिलेक्टेड आखिरी 20वां क्वेश्चन है। 2015 के सीटेट की परीक्षा में पूछा गया ये सवाल था। भाषा हमें जाती है वो की अनोखी जी दुनिया में ले। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना प्रश्न गलत पूछा गया कि यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा जाना था कि भाषा हमें कौन सी दुनिया में लेकर जाती है। तो वो क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक की भाषा हमें ले जाती है डैश डैश वो की अनोखी दुनिया में, इस तरीके से पूछा जाना। तो जवाब है इसका ज्ञान और कल्पना, क्योंकि भाषा हमें ज्ञान ले जाती है ज्ञान और कल्पना की दुनिया में। तो इस तरीके से हमने आज टॉप 20 क्वेश्चन देखे। इसके पहले भी हमने 4 वीडियोस जो है हिंदी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा भाषा 1 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर अपलोड कर चुके हैं। आप स्क्रीन की लास्ट में जब वीडियो खत्म होंगी तब आपको चारों वीडियो जो है हमारे सामने यहाँ पर नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ हमने हिंदी का सिलेबस भी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का निकाल कर आपके सामने अपलोड किया है और हिंदी साहित्य एवं उनके रचनाकार को लेकर भी कुछ हमने अच्छी सी मालूमात एक दमदार वीडियो के जरिए से आपके सामने रखी। ये तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से आपके समझ में आ रही है। हम ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं हम अगले वीडियो में जो है और बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। अभी भी पेपर को जो है 49 डेज बाकी, एग्जाम को 49 दिन बाकी। 49 दिन में 30 से 35 वीडियो जो है हम हिंदी के अपलोड करेंगे और इतना ही देखने के बाद आपको हिंदी के 25 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।